Hey guys, welcome back to our channel and this is कल्पना यादव। तो मैं चार्ज हेप्टिसिटी और न्यूट्रल मेथड से जो हमने कुछ लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन निकाला था वो लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड जो मैं करवा रही थी उसी में दो इम्पोर्टेंट लिगेंड्स अपने पास में और बच जाते हैं, नाइट्रोसिल और कार्बोनिल। ठीक है, ये दोनों ही लिगेंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग या फिर वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, हम कहेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिगेंड्स हैं ये दोनों, नाइट्रोसिल और कार्बोनिल लिगेंड। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है बट कार्बोनिल का क्या है, फोटोकेमिस्ट्री में देखिए और जो भी कार्बोनिल रिएक्शंस होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, किस तरह से जो कार्बोनिल लिगेंड होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, डोनेट करता है, वो हम सब कैसे सीखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू। ओके, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, और इसके साथ ही नाइट्रोसिल का भी आज हम पढ़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है टर्मिनल और ब्रिजिंग दोनों पोजीशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मेटल CO की। देखिए मेटल कार्बोनिल, ठीक है, मेटल कार्बोनिल दो तरह से एक्ट कर सकता है किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स में। फर्स्ट अपना होगा टर्मिनल एंड सेकंड इज ब्रीजिंग। ठीक है, अब ये ब्रीजिंग और टर्मिनल लिगेंड दोनों में ही हमेशा सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर करता है, कैसे डोनेट करता है, वो ही हमें आज इस वीडियो में सीखना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपके काम आने वाला है। जब भी आप वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स या फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो भी हमारे वहाँ पर काम आने वाला है, साथ ही साथ ऑर्गेनोमेटेलिक में तो आज ये इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे दो इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा ये शेयर कर पाता है, टर्मिनल लिगेंड के रूप में आए या फिर ब्रीजिंग लिगेंड के रूप में, हमेशा सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर पाता है। ओके, तो होता क्या है बेसिकली, देखिए मेटल है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ओके, और डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन। अब देखिए ये वाला कार्बन है जो दो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, शेयरिंग कर रहे हैं जिससे इसके दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री हैं, मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें फ्री नहीं है, तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट होंगे मेटल के साथ में, चाहे वो टर्मिनल लिगेंड का काम करे या फिर हम कहें कि वो कैसे एज ए ब्रीजिंग लिगेंड काम करे। इसके साथ में ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से एरो से इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को साइन कर दिया है। तो इस केस में भी और इस केस में भी हमेशा सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बोनिल के जो क्या होंगे, फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, किसके पास में, कार्बोनिल के पास में। अब ये हमें समझना है और उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखिए अगर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अच्छे से पढ़ लिया तो हमें पता चल जाएगा कि कब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है और कब इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, कब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और कब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर है किस तरह से डिक्रीज हो रहा है और किस तरह से बढ़ रहा है, वो भी हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। साथ ही साथ IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के आगे पढ़ने वाले हैं, बट कार्बोनिल की आज हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज। ओके, तो बेसिकली होगा क्या, मान लेते हैं कि अपने पास में कोई मेटल है, ओके, इसके पास में कैसा अभी तक ये कैसा न्यूट्रल है। अभी क्या करेगा, इस कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अब ये कार्बोनिल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंट्रीब्यूट करेगा, कौन, ये वाला कार्बन। ठीक है,
यहाँ पर मैं प्लस का साइन कर सकती हूँ ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेटल बना लेगा एनायन। साथ ही साथ जैसे कार्बोनिल को देखिए, अब कार्बोनिल अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, उसके बाद में हमने मान लिया कि कार्बोनिल क्या हो गया, CO प्लस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, मेटल को दे दिया, ठीक है। तो दो ये अपने कितने तरह के लिगेंड बना लेगा, CO प्लस, देन CO और CO माइनस। तो कुछ इस तरह के अपने पास में कंपाउंड, कुछ इस तरह के अपने पास में कार्बोनिल लिगेंड शो होने वाला है। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर और IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बार पूरा एक बार अच्छे से समझा देती हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू, ठीक है। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम दोनों ही एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दूंगी, लेकिन डायग्राम अच्छे से समझेंगे किस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर हो रहे हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी मेटल के साथ में, ओके। तो सबसे पहले तो हम आज ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले एक तरफ लिखिए कार्बन और दूसरी तरफ लिख लीजिए अपना ऑक्सीजन। CO के पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, इसमें से 1s के माइनस कर दीजिए, दोनों के 1s के माइनस कर दिए तो अपने पास में क्या बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए 1 2 3, क्या है ये, कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स, कार्बन के 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इधर कर लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे 1 2 3, ये क्या है, ऑक्सीजन के 2p इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया 2s, कार्बन का 2s ऑर्बिटल, और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है ऑक्सीजन का 2s, और बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है। अब क्या होता है कि कार्बन के 2p और 2s ऑर्बिटल में डिस्टेंस कम होता है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल में। इसमें तो क्या है, मेरे पास में स्पेस नहीं था इसलिए मैंने अच्छे से नहीं किया, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में। इस ऑर्बिटल डायग्राम्स को अच्छे से समझोगे तो आपके लिए ही फायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन है, कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 4, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने रखेगा, 6, ओके। बेसिकली क्या है, कार्बन का 2p और कार्बन का ही 2s ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट होंगे। जैसे मैंने ये मान लिया px और ये मान लिया py और ये मान लिया pz। बेसिकली जो कार्बन का 2p ऑर्बिटल और कार्बन का 2s ऑर्बिटल होता है, उन दोनों में डिस्टेंस कैसी होती है, कम होती है। डिस्टेंस कम होने की वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल्स का मतलब क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हम कहेंगे कि कार्बन के 2p का हमने px ऑर्बिटल और कार्बन के 2s ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे से हाइब्रिड कर जाए, आपस में एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट हो जाए, तो ये कुछ ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये कुछ नीचे की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है। तो एक नई हाइब्रिड फॉर्म बनेगी जिसको हमने कह दिया sp, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसको हमने बोल दिया sp ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली मैंने इसको sp डैश से डिनोट कर दिया और इसको sp स्टार से, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये अपने नए ऑर्बिटल्स अपने पास में आ गए हैं। ये क्या है, py मान लिया और ये pz, ओके। इतना कंसेप्ट समझ में आया, ओके। अब आगे देख लीजिए क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के 2p के साथ में क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। मतलब हम मान सकते हैं कि जो sp कैसे बना होगा, sp बना होगा 2s और px के ओवरलैपिंग से बना होगा, ठीक है। ये हमने मान लिया था जैसे किसका है, कार्बन का क्या है, p ऑर्बिटल है। अब अपने पास में क्या है, ओवरलैप कर रहा है कौन कर रहा है, px, किसका, ऑक्सीजन का। तो इस तरह की कुछ फॉर्म बन जाएगी।
ये कौन सा अपना हो गया सेकेंड स्टेप, और जिसके थ्रू क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ध्यान रखिए क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह आप बना दीजिए, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और इसको हम बोल देते हैं सिग्मा ऑर्बिटल। ओके, इसका px। ओके, और इसके जस्ट अपोजिट आप दूसरी फॉर्म बना दीजिए, सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार ये कैसा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, तो ये अपना 2x काम आ चुका है। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होने वाला है, इसका sp ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल अपने पास में काम ले चुके हैं। अगला है कार्बन के py और pz, ऑक्सीजन के py एंड pz, इन दोनों को अब हम काम में लेंगे। तो इनके थ्रू कार्बन का py pz ऑक्सीजन के py pz से इंटरेक्शन करेगा और क्या बनाएगा, एक न्यू ऑर्बिटल बनाएगा। तो इससे हम क्या कहेंगे कि एक न्यू ऑर्बिटल बनेगा, और उस ऑर्बिटल को हमने क्या नाम दिया है, पाई नाम दिया है, पाई नाम। बेसिकली पाई 1 रख लीजिए, पाई 2 रख लीजिए। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स बन गए, पाई 1 एंड पाई 2। जस्ट अपोजिट आप इसके अपोजिट यहाँ पर लगा लीजिए पाई स्टार, पाई स्टार। ठीक है, और जो ये पाई स्टार जो अपने पास में आया है, ये कैसा होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये CO लिगैंड में काम करता है एज ए ल्यूमो, यानी कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब ये हमेशा ऑर्बिटल क्या है, खाली है, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब मेटल से जब भी इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड होंगे तो किसमें आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। ओके, नेक्स्ट है अपना थर्ड स्टेप देख लीजिए। सेकंड स्टेप क्या था, py pz, किसके, कार्बन के, और py और pz किसके, ऑक्सीजन के। आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, और क्या बना देते हैं, पाई 1 पाई 2 एंड पाई स्टार। थर्ड स्टेप देख लीजिए अपना क्या रहेगा यहाँ पर। थर्ड स्टेप में कहता है कि जो ये sp स्टार आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये 2s किसका, ऑक्सीजन का 2s, इन दोनों में तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। देखिए ये कितनी ज्यादा दूरी पे है और ये कितनी ज्यादा दूरी पे है, तो इनमें ओवरलैपिंग आपको पॉसिबल दिख रही है, तो इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो ये क्या करेगा, ये ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स एज ए लोन पेयर यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इंक्लूड कर देगा एज ए लोन पेयर। ठीक है, अब ऐसा ही सेम काम कौन करेगा, जो 2s है ऑक्सीजन का, ये भी क्या करेगा, किसके रूप में, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया होगा आपको। हो क्या रहा है, sp स्टार जो है एज ए नॉन बॉन्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर डोनेट कर देगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और जो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, ये एक्ट करता है एज ए होमो, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो जब भी मेटल को जरूरत पड़ेगी तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो कहाँ से होंगे, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब ये बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे, मेटल को इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। यानी कि हमेशा जब भी कार्बोनिल लिगेंड के साथ में मेटल जुड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। फिर हमेशा यहाँ से मेटल लेता है, इसीलिए हमने इसको बोला है होमो और इसको बोला है ल्यूमो। अब देखिए होमो और ल्यूमो का क्या काम है। होमो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ल्यूमो क्या करेगा, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। बेसिकली जैसे हमने माना कि ये मेटल है अपना, ठीक है, ये क्या करेगा, नॉन बॉन्डिंग में बेसिकली मेटल क्या करेगा, नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स रिच हो जाएगा, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। अब क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन रिच मेटल है वो क्या कर देगा, इसके LUMO में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर करने से क्या है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर पॉसिबल होगी। स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, पाई बैक बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल है, पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, समझ आया आपको ये कॉन्सेप्ट। नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन गए मेटल में, मेटल के पास में आया नेगेटिव चार्ज, मतलब इसके पास में आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अपना ऑर्बिटल है ये कैसा है, अनऑक्यूपाइड, खाली ऑर्बिटल है। ये वापस से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसी को बोला था स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिस वजह से अपना हो जाता है पाई बैक बॉन्डिंग। तो जब भी पाई बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आए तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि क्या होती है पाई बैक बॉन्डिंग। बेसिकली एक सिंपल सा फंडा होता है कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद, यानी कि सभी लिगेंड्स एज ए डोनर लिगेंड तो सभी काम करते हैं, सभी लिगेंड डोनर तो होते ही हैं। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वापस इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, और ऐसे लिगेंड्स को क्या बोल सकते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो कार्बोनिल भी उनमें से ही एक है जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया पाई एक्सेप्टर, जिसकी वजह से होती है पाई बैक बॉन्डिंग। अब मुझे जरा बताइए कि मैं ये कॉन्सेप्ट जो आपको बताने वाली थी, सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, उसकी बैक बॉन्डिंग देखेंगे, और उसके बाद में हम IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को देखने वाले हैं। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, इलेक्ट्रॉन्स है कब, किस केस में, फर्स्ट केस, जब लिगेंड के सेट करता है CO यानी कि न्यूट्रल लिगेंड होता है तब। ठीक है, तो बेसिकली कितने थे, बॉन्डिंग में 6 और इसमें 0, कितने हो गए 3। सेकेंड केस अपना देखिए, जब ये एक्ट करेगा CO प्लस, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, तो ये कैसे एक्ट करेगा, CO 5 और नॉन बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, थर्ड केस है अपना CO नेगेटिव। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकालना सीख लिया। अब उसके बाद में अपने दिमाग में आएगी जो कार्बोनिल है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है। तो बेसिकली इन तीनों लिगेंड्स में जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होने वाली, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अच्छा होगा और बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो कार्बोनिल CO नेगेटिव का हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, तो उसमें से देख लीजिए जरा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5, अप्रोक्स से हम मान सकते हैं 3 के समथिंग होता है। ठीक है, कितना आता है 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हुआ किसका, CO का, और उसके बाद में CO प्लस, CO माइनस का, और उसके बाद में CO प्लस का। ठीक है, ये अपना बॉन्ड ऑर्डर आ गया किसका, कार्बोनिल का। अब आगे अपना क्वेश्चन बनता है दिमाग में कि इसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताइए। तो जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, K अपॉन म्यू। ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट। ओके, फोर्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा किसके बीच में, CO के बीच में, उतना ही ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी हमारी CO की। तो बॉन्ड ऑर्डर, तो गाइस हमने क्या निकाल लिया है, बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल ही लिया है कार्बोनिल का, और हमें अच्छे से पता भी चल गया है कि कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं कार्बोनिल लिगेंड में। अब अगला है अपना क्वेश्चन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जेम वालों के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, या फिर मेटल और कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस है और दोनों को ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और CO की बता देते हैं या फिर इसकी बता देते हैं। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इस बात का ध्यान रखना। तो बेसिकली क्या है, आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट होता है, हम इसका
आधा हमने इसका मेटल और कार्बोनिल का, और इस तरफ हमने CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है, जब मेटल और कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ ही IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उसके थ्रू मेटल और कार्बन के बीच की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब होगी, जब उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो उसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए अपना, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बोनिल लिगेंड की जब बात करते हैं, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इसकी इंक्रीज होती है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद में जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है कार्बोनिल की, वो क्या होती है, साथ ही साथ डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवा देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, K अपॉन म्यू। ठीक है, K क्या है, यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CO is directly proportional to K and K is directly proportional to bond order। ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला है। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन अपनी है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी, मेटल और कार्बन के बीच की। तो इंक्रीज होगी जब पाई बैक बॉन्डिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। पाई बैक बॉन्डिंग कैरेक्टर पर डायरेक्टली डिपेंड होती है, यानी जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी मेटल और कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी। साथ ही साथ इसकी जस्ट अपोजिट है, जब कार्बोनिल की बात आती है तो इसकी जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, पाई बैक बॉन्डिंग के। यानी कि अगर ये ज्यादा से ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग करेगा उसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। अब अगर हम बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो CO नेगेटिव, यानी कि ये सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग करता है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जितनी मैंने आपको बताई थी, मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देती हूँ। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसके बाद में CO प्लस इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, लगभग 2183। कार्बोनिल की होती है अपनी 2140। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज हो रही है और कैसे डिक्रीज हो रही है। ये सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग कर रहा था तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, और CO प्लस आयन ये सबसे कम बैक बॉन्डिंग कर रहा है। इसके जो ल्यूमो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम कहेंगे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लगभग इसके बराबर है, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है और इस बैक बॉन्डिंग उतने अच्छे से नहीं कर रहा है। तो सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, CO नेगेटिव की। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कार्बोनिल लिगेंड्स के बारे में अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।